नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और मॉडर्न इंडिया में आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध दोस्तों भारत की भूमि पर लड़ा गया एक ऐसा युद्ध है जिसने इस भारत की भूमि को आगामी 2 शताब्दियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का कार्य किया। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसके किनारे लड़ा गया। और इस युद्ध के परिणाम अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव भारत के राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर लाने वाले थे। इसलिए इस युद्ध को हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो ऐतिहासिक समझ है उसको विकसित करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही धैर्यपूर्वक और आराम से सुने। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक पर हम मुख्यतः इन बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि को हम बहुत ही विस्तृत तरीके से देखने वाले हैं। हम बिल्कुल जब सल्तनत काल में बख्तियार खिलजी ने बंगाल को अधिकृत किया था तब से लेकर 1757 के प्लासी के युद्ध तक के पूरे घटनाक्रम को देखेंगे इसके अंतर्गत। फिर पर्टिकुलर युद्ध की बात करें तो युद्ध पूर्व किस प्रकार की तैयारियां की गई, क्योंकि यह युद्ध दोस्तों जब लड़ा गया था तब यहाँ पर ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उनके पास कुछ गिनती के सैकड़ों में सैनिक थे और इन सैनिकों के दम पर भी बंगाल जैसे बड़े राज्य को इन्होंने अधिकृत करने में कामयाबी हासिल की थी। वह किस प्रकार से संभव हो पाया, इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको हम युद्ध पूर्व तैयारी के अंतर्गत देखेंगे। फिर देखेंगे कि युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया और अंत में हम देखेंगे युद्ध का महत्व या फिर युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो आइए सबसे पहले पहले बिंदु पे बात करें, पृष्ठभूमि। तो साथियों, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, यह सबसे पहले यदि आपने देखा हो, मैं एक मैप बना के आपको बता देता हूँ बंगाल कहाँ पड़ता है। देखिए, ये है अपना प्यारा सा भारत। देखिए, आज यदि आप देखेंगे तो भारत का कुछ इस प्रकार का हिस्सा दिखता है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र, ये पार्ट, ये पूरा क्या है, बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जैसे कलकत्ता हो गया, ये मुंगेर, मुर्शिदाबाद आदि वाले, ये सारे जो क्षेत्र है, आगे जो आपने आने वाले नाम है, वो सारे यहाँ से आप देखेंगे। मतलब भारत का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, जो आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, वो वाला लगभग लगभग एरिया जो है, वह बंगाल के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में देखिए मगध यहाँ पे था, बिहार में है ना। तो मगध का जो नियंत्रण था वह बंगाल पर था, यानी मौर्य वंशी शासकों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। कालांतर में यहाँ पर पाल वंश ने अपना शासन आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद में पालों को हराकर सैनों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया और इसके बाद आता है एक भारी आक्रांता, जो मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी। इसने जो पूर्वी भारत था उसका अभियान किया और इसी अभियान के अंतर्गत उसने बंगाल से सैन वंश को समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित की। ये जो बख्तियार खिलजी का अटैक था यह 1203 में हुआ था अपने ना, 1203 ईस्वी। इस काल में बख्तियार खिलजी ने सैन वंश से बंगाल को छीना और बंगाल को दिल्ली सल्तनत की एकता के रूप में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी ने हालांकि स्वतंत्र शासन किया था, लेकिन बाद में यह सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत की एकता के रूप में बंगाल जो है वह उसके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया। अब ये एकता क्या है? एकता दोस्तों बहुत विस्तृत चर्चा पे हम नहीं जाएंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, उनको वेतन के रूप में कुछ क्षेत्र दे दिए जाते थे, वह क्षेत्र इक्ता कहलाते थे, जो यहाँ पे प्रशासनिक कार्य भी कर लेते थे और यहाँ से मिलने वाले राजस्व से अपना खर्चा भी चला लेते थे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वह इक्ता व्यवस्था थी। और बाद में देखें तो मुगल काल में यह एक सूबा बन गया। जिस प्रकार से वहां एकता था लगभग उसी प्रकार का सूबा है। कुछ मूलभूत अंतर थे जो बाद में हम मिडावल इंडिया पढ़ेंगे तो जरूर इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप अभी के लिए देखें तो यहाँ पे मुगल काल में यह एक सूबा था, यहाँ पे एक सूबेदार की नियुक्ति कर दी जाती थी जो यहाँ के प्रशासनिक कार्य देखते थे। कब? मुगल काल में। अब जो असली कहानी युद्ध से पहले की और बंगाल के स्वतंत्र रूप से स्थापित होने की है वह शुरू होती है औरंगजेब के काल में
1797 में 1697 में औरंगजेब ने अजीमुशान नामक बंदे को व्यक्ति को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और इसके दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसको नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, अब सूबेदार क्या करता था? प्रशासनिक कार्य करता था। दीवान क्या करता था? वह कर वसूली का कार्य करता था। तो इन दोनों के जो है क्षेत्र अलग अलग थे, लेकिन मतलब दोनों एक ही एरिया में नियुक्त थे, लेकिन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग थे। ऐसे में जो है इन दोनों के बीच में धीरे धीरे विवाद हुआ, क्योंकि ये जो अजीम उशान है ना, ये बहादुर शाह प्रथम का बेटा है, यानी औरंगजेब का पोता हो गया ये। कौन? अजीम उशान। जबकि जो मुर्शिद कुली खां है, यह एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हुआ करता था। इसने फिर जो है इस्लामी शिक्षा को हासिल किया और फिर बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर दिया, और उसी का जो पुरस्कार था वह इसे बंगाल में अपने दीवान के रूप में नियुक्त करके औरंगजेब ने इसे पुरस्कृत किया था। जब इन दोनों को विवाद हुआ तब इन्हें बंगाल व बिहार में अलग अलग नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, कुली खां को बंगाल में रख लिया और अजीम उशान को कहां नियुक्त कर दिया गया था? बिहार के अंदर। ठीक है, तो कुली खान ने, यानी ये मुर्शिद कुली खां को मैंने शॉर्ट में लिखा है, कुली खान ने मुर्शिदाबाद को अपना केंद्र बनाया। अपने नाम पे इसने क्षेत्र का नाम रख दिया था क्या? मुर्शिदाबाद। अब आपको विदित है कि मुगल कालीन जो शासक है औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई थी 1707 में, और इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बना वह था बहादुर शाह प्रथम। और यह बहादुर शाह प्रथम किसका? अजीम शान का पापा है। अब बहादुर शाह प्रथम ने मुर्शिद कुली खां को कहां भेज दिया? दक्कन में, दक्षिण भारत में इसकी नियुक्ति कर दी। अब ये 3 साल तक तो वहां पे रहा, फिर बाद में कहा नहीं, यहां मन नहीं लग रहा, अपन को तो जाना वापस कहां? बंगाल। तो ये 3 साल बाद वापस बंगाल आ गया। लेकिन फिर बाद में 1717 में फर्रुखसियार जब शासक बना, मुगल शासक, इसने नवाब नाजिम का पद किसे दिया? मुर्शिद कुली खां को। ये नवाब नाजिम का पद क्या है? मतलब इसे सूबेदार की शक्ति भी दे दी और दीवान की शक्ति भी दे दी, यानी इसे पूरी तरीके से क्या दे बना दिया गया? नवाब। अब नवाब है, इसका मतलब इसके पास जो है दीवानी शक्तियां भी है और सूबेदार वाली शक्तियां भी है। ठीक है, तो ये प्रथम बंगाल का नवाब नाजिम बना, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बंगाल का प्रथम नवाब था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया। इसके बाद यह पद आनुवंशिक हो गया था। ठीक है, यानी अंतिम ऐसा व्यक्ति है और प्रथम ऐसा व्यक्ति है जिसे मुगल शासकों के द्वारा नियुक्त किया गया था बंगाल में नवाब के रूप में। ठीक है, इसके बाद में जितने भी इसके जो आनुवंशिक रूप से जो इसके पुत्र थे, या फिर बाद में जिसने भी इससे सत्ता अपने हाथ में कब्जाई, उन लोगों ने बंगाल पर शासन किया। आगे देखते हैं हम क्या बंगाल का इतिहास रहा। इसके बाद में हम धीरे धीरे करके पूरी बंगाल की स्थितियों को समझते हुए अंत में जब हम प्लासी युद्ध के को पढ़ेंगे तो उसको हम ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमें बहुत ही आसानी के साथ हराकर और बंगाल पर अपना कब्जा किया था। आइए सुन अपना आगे बढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में हम। अब ये जो आपका मुर्शिद कुली खां है, इसके कोई पुत्र रूप में संतान नहीं थी, सिर्फ इसके क्या थी? बेटियां थी। तो ऐसे में इसने अपने नाती सरफराज को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, सरफराज कौन था? इसका पोता। किसका? मुर्शिद कुली खां का। अब जब पोते अपने सरफराज को, यानी नाती था, ये दोहिता था, इस सरफराज को जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो इसका दामाद बुरा मान गया। दामाद कौन है? शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। इसने सरफराज को बेदखल कर दिया और 1527 में जब इस मुर्शिद कुली खां की डेथ हुई तब नवाबी ग्रहण कर ली। किसने? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने, जो कि सरफराज खान के पापा थे। इसने फिर बाद में बिहार का विलय बंगाल में कर दिया और अलीवर्दी खां को अपना नायब सूबेदार बनाया। अब ये पूरी कहानी मैं एक बार आप वापिस से आपको बताता हूँ। मुर्शिद कुली खां, जिसको नियुक्त किया था फर्रुखसियर ने, इसके कोई बेटा नहीं था, तब इसने अपने दोहिते को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और दोहिता था सरफराज। लेकिन जब इसकी डेथ हुई तब इसके दामाद ने, जो कि सरफराज खान के पापा है, उसने यानी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। कहां पर? बंगाल पर। और जब बंगाल का नवाब बना ये शुजाउद्दीन, तो इसने जो बिहार वाला क्षेत्र है उसे भी बंगाल के अंदर सम्मिलित कर लिया। और जो बिहार वाला क्षेत्र सम्मिलित किया, इसका सूबेदार किसे नियुक्त, नायब सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो वह नियुक्त किया अपने अलीवर्दी खां। अभी अलीवर्दी खां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में यह टेक ओवर करने वाला है। और इसी का बेटा फिर बाद में हम पढ़ेंगे सिराजुद्दीन, और यानी सिराजुद्दौला,
जिसने बाद में प्लासी का युद्ध लड़ा था। ठीक है। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसका बेटा सरफराज खान नवाब बना। लेकिन अलीवर्दी खान ने जगत सेठ फतेहचंद और हाजी अहमद के साथ मिलकर घिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित किया और नवाबी ग्रहण कर ली। सिराज सरफराज खान बहुत ज्यादा आपके योग्य व्यक्ति नहीं था। ऐसे में जो बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खान, इसने घिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित किया और अपनी नवाबी स्थापित कर ली। यानी अब बंगाल और बिहार का सूबेदार कौन बन यानी नवाब कौन बन चुका है? अलीवर्दी खान। आइए आगे के बिंदु पे हम बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलीवर्दी खान। ठीक है। अलीवर्दी खान का काल रहा है 1440 मतलब 1740 से 56 तक, है ना। अब इस अलीवर्दी खान ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा उड़ीसा को भी अपने जो क्षेत्र में सम्मिलित किया और इनका संयुक्त नवाब बन गया। कौन? अलीवर्दी खान। तो जो मुगल शासक है मोहम्मद शाह, इससे भी इसने स्वीकृति प्राप्त कर ली कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे किसकी नवाबी रहेगी? मेरी। ठीक है। अब इसने परमिशन एक बार के लिए ले ली एज अ फॉर्मेलिटी, लेकिन बाद में इसने स्वतंत्र व्यवहार किया और अपनी सत्ता जो है स्वतंत्रता पूर्वक इसने चलाना आरंभ किया। लेकिन आप देखेंगे तो उस वक्त भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह थी मराठों की शक्ति। ऐसे में इस अलीवर्दी खान को मराठों से बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। 1741, 43, 45 और 48 यानी कुछ 6-7 सालों में इससे 4-5 बड़े अटैक मराठों के झेलने पड़े और हर बार इसे पराजित होना पड़ा। ऐसे में इसने 1751 में मराठों से समझौता कर लिया और जो सुवर्ण नदी है बंग अपने उड़ीसा के पास, उड़ीसा झारखंड के आसपास, यहां पर इसे जो है अपनी सीमा स्वीकार किया कि भाई मराठों को कहा कि आप इस सुवर्ण नदी के पूर्व में ना ये नहीं कोई अटैक करेंगे और मैं इसके पश्चिम में कोई अटैक नहीं करूंगा। लेकिन इसके बदले इसे मराठों को 12 लाख रुपए वार्षिक कर देना था। तो ये 12 लाख रुपए की रिश्वत देके इसने मराठों से जो है अपने क्षेत्र की रक्षा करना सुनिश्चित किया। लेकिन अंग्रेजों के प्रति इसने क्या किया था? तटस्थता की नीति को अपनाया था। तटस्थता का क्या मतलब होता है कि भाई आप जो कर रहे हो इसमें मैं कोई खास भाग लूंगा नहीं, बस मेरे ऊपर कोई अटैक आप नहीं करें, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कर रहे हैं सो करो। ठीक है। क्योंकि ये कहा करता था अलीवर्दी खान कि यूरोपियन जो है मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, इसे यदि आप छेड़ोगे तो ये आपको काट लेगी और यदि आप इसे प्यार से रहने दोगे तो यह आपको शहद खिलाने वाले हैं। ये वाला कथन किसका है? आपके अलीवर्दी खान का। ये कथन कई बार नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में आ रखा है, तो ये आपको याद रखना है ना। यूरोपियन मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, जिसे यदि आप छेड़ोगे तो ये आपको डंक मारेगी और यदि आप इसे जो है नहीं छेड़ोगे तो यह आपको शहद देगी। इसके बाद जो शासक बनता है वह है आपके सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं रहा था। अब यहाँ पे जो कहानी है वह लगभग लगभग जो मुर्शिद कुली खां थी, कुली खां के उत्तराधिकारियों की थी, लगभग वैसी ही कहानी यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि अलीवर्दी खान के भी कोई भी पुत्र नहीं था। ऐसे में उसकी 3 बेटियां थी और जो 3 दामाद थे उस उनकी डेथ अलीवर्दी खान की डेथ से पहले हो चुकी थी। ऐसे में उसने अपने जो नाती थे उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब इसका पूरा क्या परिवार की हिस्ट्री है ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, इसकी हमने बात कर ली। 3 बेटियां थी। इन बेटियों का विवाह इसने क्या किया था? अपने भाई हाजी मोहम्मद के बेटों से किया था। अब ये हाजी मोहम्मद के बेटे कौन कौन से? एक तो था नवाजिश मोहम्मद खां, जो कि ढाका का अपने सूबेदार था, और इसकी जो पत्नी थी वह थी घसीटी बेगम। इसकी बेटी अलीवर्दी खान की बेटी और नवाजिश मोहम्मद खान की पत्नी। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि घसीटी बेगम ने काफी इसे सिराजुद्दौला को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए। इसे हम आगे बढ़ेंगे, बस एक बार आप थोड़ा सा परिचय यहाँ पे देख लें। इसके बाद में सईद अहमद खान, जो कि रंगपुर का गवर्नर था, इसकी जो पत्नी थी वह थी मामूना बेगम, और शौकत जंग इसका पुत्र था। शौकत जंग भी उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेने वाला है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जैनुद्दीन अहमद खान, जो कि पटना का सूबेदार था, इसकी पत्नी थी अमीना बेगम, और इस अमीना बेगम का ही पुत्र था सिराजुद्दौला। ठीक है। अब इन तीनों पुत्रियों का विवाह अलीवर्दी खान ने अपने भाई के पुत्रों से कर लिया था,
इस्लाम में इस प्रकार की परमिशन होती है कि जो कजिन मैरिज है वह अलाउड होती है। तो ऐसे में इन तीनों की जो शादी थी, यह इन तीन अपने भाई के पुत्रों से यानी अपने भतीजों से कर दी, लेकिन इस इन तीनों भतीजों की डेथ पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया अलीवर्दी खान ने। चलिए आगे, अलीवर्दी खां को बंगाल की सूबेदारी प्राप्त होने के कुछ समय बाद ही सिराजुद्दौला का जन्म हुआ था। कब की बात हो रही है ये? 1740, जब इसे सूबेदारी प्राप्त हुई ना बंगाल की, उसके जस्ट कुछ समय बाद ही सिराजुद्दौला का जन्म हुआ था। ऐसे में इस अलीवर्दी खान ने इस सिराजुद्दौला को अपने लिए बहुत ही शुभ माना। हाँ, अपने पास भी होता है ना, अपन कोई काम करने जा रहे हो और कुछ घटना उस वक्त हो जाती है तो कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत लकी काम हो गया अपना। तो ऐसे में सिराजुद्दौला को जन्म को अलीवर्दी खान ने बहुत लकी माना और कहा कि इसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। ठीक है, तो सिराजुद्दौला बन गया आपके उत्तराधिकारी। और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1756 में जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई, उसके बाद में इस सिराजुद्दौला को कुछ चुनौतियों से सामना करना पड़ा, और ये चुनौती थी इसी के अपने परिवार के सदस्यों से। इसकी बात करें तो शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का गवर्नर था और इसके मासी का लड़का भी था और चाचा का लड़का भी था। घसीटी बेगम, जो कि इसकी मासी भी थी और इस नवाजिश मोहम्मद खां की पत्नी थी। ठीक है, और अंतिम जो चुनौती अगली थी वह थी मीर जाफर। बोला कि यार, ये मीर जाफर कौन था? सेनापति था उस वक्त अलीवर्दी खां का। आगे हम बात करें तो सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम की विशाल संपत्ति को जब्त कर लिया और उसे महल में नजरबंद कर दिया। जब ये लोग चुनौती पेश कर रहे थे तो वापस बारी थी सिराजुद्दौला के रिटालिएट की, यानी वापस ये किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करेगा। तो इसने रिएक्शन में क्या किया? घसीटी बेगम की संपत्ति को जब्त कर दिया। अब देखिए, ये बंदा भी क्या है कि अपने आप में नवयुवक है, इसमें इतनी ज्यादा समझ थी नहीं कि ये शांतिपूर्वक सभी मसलों को हल करे। आगे आप देखेंगे इसने बहुत सारे पंगे लिए और इन्हीं पंगों की वजह से इसे जो है आपके नवाबी से हटना पड़ा था। आइए देखते हैं हम आगे। घसीटी बेगम की संपत्ति को जब्त किया और महल में इसे नजरबंद कर दिया। और मीर जाफर के साथ क्या किया? इसको हटाया और मीर मदान को अपना सेनापति बना लिया। इस बीच शौकत जंग, जो कि इसका वापस कौन सा पूर्णिया का गवर्नर था और इसका चचेरा भाई था, इस शौकत जंग ने दिल्ली के मुगल सम्राट से बंगाल की सूबेदारी प्राप्त कर ली। और उस टाइम क्या थे कि मुगल सम्राट बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे नहीं, जो भी उनके पास रिक्वेस्ट करते हुए आ जाता था बोल देते कि ठीक है भाई, ले ले तू सूबेदारी। अब वो जाने उसका काम जाने, क्योंकि सम्राट के पास कोई शक्ति है नहीं। ऐसे में ये जो शौकत जंग है, उसने कहा कि मैंने तो भाई मुगल बादशाह से परमिशन ली है, तो अब तो अधिकार मेरा हो गया। तो इस भाई सिराजुद्दौला ने बोला आके लड़के फैसला कर लेते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में मनिहारी का युद्ध हुआ, जो कि राजमहल की पहाड़ियों के पास पड़ता है। कब हुआ यह युद्ध? 16 अक्टूबर 1756। इस युद्ध में इसने शौकत जंग को पराजित कर लिया और इसे मार डाला। इस मनिहारी युद्ध में एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था सिराजुद्दौला के पक्ष से, वह था मोहनलाल। और इस मोहनलाल को सिराजुद्दौला ने राजा की उपाधि उस वक्त प्रदान की, और शौकत जंग जो कि मारा गया था, उसकी जगह पूर्णिया का नया फौजदार किसे नियुक्त कर दिया? मोहनलाल को। ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ती। अब हम जो प्लासी युद्ध है उसके बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब ये जो सारी घटना है ये फैलनी शुरू हो रही है। इसके जो सारे कैरेक्टर है वो मैं समराइज करके आपको बताऊंगा। अब बहुत सारे कैरेक्टर्स की एंट्री यहाँ पे होने वाली है। कुछ कैरेक्टर से आपका परिचय हो चुका है, कुछ का अभी होने वाला है। अब सिराजुद्दौला ने उस समय जो जगत सेठ था, अब देखिए जगत सेठ क्या होता है कि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा सेठ, जिसके पास सबसे ज्यादा जो है संपत्ति होती थी, उसे जगत सेठ की उपाधि दे दी जाती थी। ऐसे में जो सिराजुद्दौला के समय जगत सेठ था, मेहताब राय, इससे सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई 3 करोड़ रुपए मुझे उगाही करके दे, सभी व्यापारियों से चंदा इकट्ठा कर और मुझे 3 करोड़ रुपए दे दे। इस मेहताब राय ने कहा कि भाई इतना पैसा तो मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा। तो इसने जैसे ही अपनी असमर्थता प्रकट की तो सिराजुद्दौला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ जड़ते हुए यह भी कह दिया कि मैं तेरी सुन्नत करा के छोड़ूंगा। अब सुन्नत का मतलब होता है कि भाई तेरे को इस्लाम ग्रहण करवा के छोड़ूंगा, जो सुन्नत प्रक्रिया होती है कुछ इस्लाम के अंतर्गत, उसके तहत बोला कि मैं तेरे को जो है मुसलमान बना के छोड़ दूंगा। मतलब बहुत सारी धमकियां दी और उसके साथ शारीरिक रूप से भी दुर्व्यवहार किया, थप्पड़ उप्पड़ मार दी। अब सोचिए, सेठ, सबसे बड़ा सेठ उस एरिया का, उससे यदि आप पंगा लेंगे
तो शासन करना संभव नहीं हो पाता। चाहे किसी भी काल में आप देख लें, व्यापारी वर्ग जो होता है उसे खुश रखना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे आज के परिदृश्य में बात कर लें, चाहे कभी भी आप राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी देखेंगे, तो उद्योगपतियों का समर्थन सरकार को होना अति आवश्यक होता है। ऐसे में सिराजुद्दौला ने ये जो जगत सेठ से पंगा लिया था, ये भी इसे आगे भारी पड़ने वाला है। आइए बात करते हैं अगले बिंदु पे हम। अब इनके सामने जो अगली चुनौती थी, ये थी आपके अंग्रेजों की, क्योंकि बाकी चुनौतियों से ये सामना कर चुका है। इससे शौकत जंग को इसने मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार दिया, और जो घसीटी बेगम थी, इसको इसने संपत्ति जब्त करके नजरबंद कर दिया था, और मीर जाफर को हटाकर मीर मदान को सेनापति बना दिया था, और मोहनलाल जो कि इसका विश्वस्त था, इसको इसने पूर्णिया का गवर्नर बना दिया। अगली चुनौती थी अंग्रेजों। अब अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों से क्या चुनौती थी इसे, इस पे बात करते हैं। अंग्रेज 1757 के फरमान द्वारा मिले दस्तक प्रथा के अधिकार का लगातार दुरुपयोग कर रहे थे। अब ये दस्तक प्रथा क्या थी, इस पे हम बात करते हैं। दस्तक प्रथा दोस्तों, अंग्रेजों को मुगल सम्राट की ओर से एक विशिष्ट सुविधा प्रदान की गई थी। दस्तक यानी कि आप मान के चलिए ऐसे कार्ड बना के इन्हें कि भाई ये फ्री पास है आपके पास, जिसके पास भी वो दस्तक होगा, यानी कि जो कुछ जारी कर दिया जाता था एक आईडी कार्ड के तौर पे, कि भाई ये कार्ड जिसके पास भी है, उससे आप चुंगी या फिर किसी प्रकार का कर नहीं लेंगे बंगाल के क्षेत्र में। अब ये जो दस्तक प्रथा थी, यानी दस्तक जो थे, वह अंग्रेजों को बाहरी व्यापार के लिए जारी किए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे आंतरिक व्यापार में भी यूज किया, और साथ ही जो भारतीय व्यापारी थे उसे भी अंग्रेज दस्तक जारी कर देते थे। ऐसे में बंगाल के राजस्व को लगातार हानि पहुंच रही थी। इस दस्तक प्रथा के लगातार दुरुपयोग की वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था, और साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के गबन के आरोपी कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में शरण दे दी थी। कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम था, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र था जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, और वहां पे उनकी बस्ती होती थी, वहां पे ये लोग रहते थे, और वहीं से कंपनी के प्रशासन का संचालन करते थे। और ये कृष्ण वल्लभ कौन है? ये घसीटी बेगम का जो आपके वित्तीय प्रबंध देखता था, उसका पुत्र है कृष्ण वल्लभ, और इसको किसने? अंग्रेजों ने शरण दे दी, और ये भगोड़ा था किसका? सिराजुद्दौला का। ऐसे में सिराजुद्दौला ने देखा कि भाई अंग्रेज इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनकी मतलब इतनी हिम्मत हो चुकी है कि ये मेरे जो अपराधी है उनको शरण दे रहे हैं। तो ऐसे में, और एक और रीजन था कि इन्होंने फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी कर दी थी। किलेबंदी क्या होता है कि पूरा सुरक्षा घेरे के अंतर्गत फोर्ट विलियम को इन्होंने ले लिया था। इन घटनाओं ने सिराजुद्दौला को अपनी संप्रभुता पर जो है संप्रभुता के विरुद्ध समझा। सिराजुद्दौला ने कहा कि ये पूरा बंगाल मेरा है। ऐसे में इस बंगाल के अंदर कोई व्यापारी आकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये मेरी संप्रभुता पर चोट है। ऐसे में इसने फोर्ट विलियम का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, ड्रेक, इस ड्रेक को आदेश दिया कि वह कृष्ण वल्लभ, यानी इसका नाम कृष्णदास भी था, इसको वापस लौटा दे और फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी नष्ट कर दे। लेकिन और ये जो ऐसा कैसा आदेश था, ये सेम आदेश फ्रांसीसी कंपनी को भी भेजा। फ्रांसीसियों का उस वक्त चंद्रनगर पर अधिकार था। तो इस फ्रांसीसियों को जब यह आदेश भेजा गया, तो इस फ्रांसीसी कंपनी ने इस आदेश को मान लिया और चंद्रनगर की अतिरिक्त किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी था ड्रेक, इसने सिराजुद्दौला के जो आदेश है उसको ठुकरा दिया। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी गिरा दी, ये तो हमने बात कर ली थी। अब सिराजुद्दौला है, उसने ख्वाजा वाजिद और राजनारायण इनको भेजकर वापिस से समझाया ड्रेक को कि भाई मान जा, मैं तेरे को कह रहा हूं, किलेबंदी गिरा दे और कृष्ण वल्लभ को मुझे सौंप दे, शांति से सारा मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन इस जो ड्रैक है, इसने फिर से इनको इस बार तो ज्यादा मतलब बेइज्जती करके भेज दी। इस रोजर ड्रेक ने जो राजनारायण और ख्वाजा वाजिद गए थे, इनको बेइज्जती करके वापस भेज दिया कि चल हट, मैं नहीं हटा रहा कुछ भी, और ना कुछ कृष्ण वल्लभ को मैं तुझे सौंप रहा। ऐसे में जो राय दुर्लभ है, इसको इसने राय दुर्लभ जो कि आपके सिराजुद्दौला का सेनापति है, सेना के अधिकारी, इसको भेजता है ये सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अटैक करने के लिए। और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण करके वहां के प्रधान वाट्स को एक शर्तनामे पर
हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर देता है। कौन? ये राय दुर्लभ। ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी से शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले इसने राय दुर्लभ ने वहां पे अटैक किया और कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि स्थलीय क्षेत्रों पे देखें तो ब्रिटिशर्स की शक्ति उस वक्त इतनी ज्यादा थी नहीं। समुद्री शक्ति ब्रिटिशर्स के ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन स्थल मार्गों पर कहाँ उनकी इतनी शक्ति होगी, बहुत ही गिनती के ये लोग हुआ करते थे। ऐसे में इसने इस वाट्स को पराजित किया, कासिम बाजार पर कब्जा किया और ब्रिटिश फैक्ट्री के जो फैक्टर थे यानी जो प्रधान थे वाट्स, उसको एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया। पहला हस्ताक्षर जो पहली शर्त थी वह थी कि अंग्रेज जो है वह सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, और दूसरा था कि दस्तक जो प्रथा है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन फोर्ट विलियम परिषद ने इन शर्तों को मानने से क्या कर दिया? इनकार। अतः सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। अभी तक कहां पे अटैक हुआ था? कासिम बाजार पर। अब मेन एरिया पे अटैक हुआ है जो कि है फोर्ट विलियम पर। अब ये जो था ड्रैक नामक कि भाई कलकत्ता के फोर्ट विलियम का गवर्नर जो था ड्रैक, रोजर ड्रैक, ये फुल्टा द्वीप भाग गया। ये बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पड़ता है, वहां पे भाग गया और पीछे एक व्यक्ति बचा था, सर्जन था जो कि पेशे से, जॉन होलवेल। इसके नेतृत्व में जो बाकी बचे हुए अंग्रेज थे इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन 20 जून को सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। ठीक है, अब इस अधिकार होने के बाद में एक घटना घटती है जिसे काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। ये पूरी घटना क्या है, इस घटना को भी समझाता हूं, और इस घटना की जो सत्यता है इसके बारे में संदेह किस प्रकार से प्रकट किया गया है इस पे भी हम अभी बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, जब 20 जून को सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया था फोर्ट विलियम पर, ऐसे में ये जो सर्जन था होलवेल, ये कहता है, ये अपने विवरण में लिखता है, इसका विवरण है अलाइव द वंडर नाम से। इसमें ये लिखता है कि एक जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम है इसके अंदर एक कमरा है या फिर एक होल है जो कि 18 वर्ग फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, यानी एक ठीक ठाक आकार का एक रूम था। इस रूम के अंदर सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को, यानी जो अंग्रेज उस वक्त फोर्ट विलियम में थे, उन्हें गिरफ्तार करके एक रूम के अंदर बंद कर दिया। इतने छोटे से रूम में जब इसने 146 अंग्रेजों को बंद किया, तब सुबह तक देखा इसने कि सिर्फ 23 व्यक्ति वहां पर बचे। अब होलवेल भी कहता है कि मैं भी इसी कमरे के अंदर था लेकिन मैं बच गया, और इस होलवेल के सहित जो है कितने, सिर्फ 23 व्यक्ति सुबह तक जिंदा बच पाए और 123 मारे गए। ऐसा विवरण कौन देता है? जॉन हॉलवेल। और इस जॉन हॉलवेल ने किस बुक में दिया है? अलाइव द वंडर नाम से इसने अपना विवरण लिखा है। इस विवरण के अंदर इस चीज का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यदि आप देखें तो ये जो कमरे का क्षेत्रफल इसने बताया है, इतने से क्षेत्र के अंदर 146 लोगों को सीधे खड़ा भी नहीं किया जा सकता, तो इस पे थोड़ा बहुत संदेह पैदा होता है। और इसी संदेह को इसने अक्षय कुमार मित्र ने अपनी पुस्तक सिराजुद्दीन में लिखा है और इसने इस पूरी घटना का खंडन किया है। यानी जो इतिहासकार हुए बाद में, उन्होंने इस घटना की निष्पक्षता से जब जांच की तब पाया कि यह घटना पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को कैद किया गया था और अत्यधिक गर्मी होने की वजह से, क्योंकि जून की गर्मी थी उस वक्त, ऐसे में इस गर्मी की वजह से कुछ लोगों की उस वक्त मृत्यु हुई होगी। लेकिन होलवेल ने, जो अपने सेनापति थे और जो अंग्रेज थे, उन्हें ज्यादा वो अपने आक्रामक बनाने के लिए इस प्रकार की घटना का झूठा विवरण दिया। अब आगे हम बात करते हैं, जब सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया कलकत्ता पर, तो इसने कलकत्ता का नाम बदल कर क्या कर दिया? अलीनगर। और अपना जो सेनापति था, देखो छोटे छोटे सेनापति बहुत सारे हुआ करते थे, ऐसे में एक सेनापति मानिक चंद को वहां पर तैनात कर दिया और वापस खुद कहाँ लौट गया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी थी। अब 14 दिसंबर 1756 को एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सुदृढ़ ब्रिटिश सेना मद्रास से कहां पहुंचती है? कलकत्ता। अभी एडमिरल वाटसन यानी कि ये नौसेना का अध्यक्ष है, और रॉबर्ट क्लाइव कौन है? वह थल सेना का अध्यक्ष है।
ये दोनों मिलकर एक पूरी सेना, सजी धजी सेना के साथ कलकत्ता पहुंचते हैं। क्लाइव बहुत ही चतुर आदमी था। इस क्लाइव ने क्या किया, मानिकचंद को घूस दी। मानिकचंद कौन सा, जिसको अभी यहाँ पे तैनात करके ये मुर्शिदाबाद गया था। मानिकचंद को घूस दी और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। कलकत्ता नाम वहां पे चेंज करके अलीनगर कर दिया था, तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि कलकत्ता पर वापस किसका अधिकार हो चुका था, अंग्रेजों का। और इस संधि के अंतर्गत क्या लिखा गया था कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है वह वापस से अंग्रेजों को लौटा दिए गए, और नवाब ने कंपनी के कर्मचारियों व किराएदारों को मुआवजा देना स्वीकार किया। कंपनी को कलकत्ता की किलेबंदी करने तथा सिक्के ढालने की अनुमति भी मिल गई। और साथ ही कंपनी ने सिराजुद्दौला को अफगानों के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार किया। यानी 3 शर्तें अंग्रेजों के फेवर में थी और 1 शर्त किसके फेवर में थी, सिराजुद्दौला के फेवर में। अब ये क्लाइव जो है वह इसी संधि के द्वारा सिराज के माध्यम से फ्रांसीसी कंपनी को भी चंद्रनगर से भगाना चाहता था, लेकिन सिराज ने इसकी सहमति नहीं दी। ठीक है, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। अभी साइड में हो जाता हूँ मैं थोड़ा। चलिए, अब फ्रांसीसी कंपनी जो चंद्रनगर में थी, इसको भी इसने भाई क्लाइव ने सोचा कि सिराजुद्दौला को बोल के उससे भी भगा देते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला ने इस बात की अनुमति नहीं दी कि मैं फ्रांसीसियों को रहने दूंगा यहीं पे। लेकिन जो अंग्रेज सेनापति थे क्लाइव और वाट्स, ये अपने आप में उस वक्त फुल फॉर्म में थे कि भाई कलकत्ता जीत लिया है, चलो आगे बढ़ के और भी चीजें हम जीत लेंगे। तो ऐसे में 23 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन ने क्या किया, चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। चंद्रनगर किसके नियंत्रण में था उस वक्त, फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसी यहां से भागे और कहां पे चले गए, सिराजुद्दौला के पास। तो सिराजुद्दौला का जो फौजदार था नंद कुमार, उस वक्त चंद्रनगर का फौजदार, वह उस वक्त वहां पे शांत रहा। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया ब्रिटिशर्स के अटैक पर। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों से इसने रिश्वत ले ली थी, लेकिन पूर्णतः ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं। लेकिन जो भी उसका शांत रहना यह दर्शाता है कि अंग्रेजों के साथ उसकी मिली भगत थी। किसकी, नंद कुमार की। अब सिराजुद्दौला जो है वह चंद्रनगर से जान बचाकर भागे हुए जो फ्रांसीसी थे उन्हें अपने यहाँ पे शरण दे देता है, और ये शरण देना ही उस वक्त के प्लासी युद्ध का कारण बना। ठीक है, अब ये प्लासी युद्ध जो पूरा हुआ उसके पहले किस प्रकार से षड्यंत्र रचे गए, किस प्रकार से युद्ध पूर्व तैयारियां की गई, उस पे हम इस बिंदु के अंतर्गत बात करने वाले हैं। देखिए, अंग्रेज भी उस वक्त जो है, आपके मुगलों का पतन हो चुका था और बंगाल में इस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे थे। अंग्रेजों ने देखा कि ये वाला जो काल है ये हमारे लिए बिल्कुल स्वर्णिम काल है, हम किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक लाभ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम पर अंग्रेजों ने अपना किस प्रकार से षड्यंत्र का जाल बिछाया, और एक छोटी सी सेना के दम पे इन्होंने बहुत बड़ी विशाल सेना को पराजित करके प्लासी में, मतलब प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल में इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर ली, जिसके द्वारा कंपनी अपनी जो भी प्रतिस्पर्धी यूरोपीय देश थे उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी। चलिए आगे हम बात करते हैं युद्ध पूर्व षड्यंत्र पर। सिराजुद्दौला भी अपने आप में एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके कारण बंगाल के जो अति शक्तिशाली जमींदार थे और व्यापारी थे उनमें असुरक्षा का भाव जगा। सिराजुद्दौला की बात हमने की थी कि व्यापारियों से किस प्रकार से वो उगाही वसूल रहा था, और उगाही न देने पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा था, बेइज्जती कर रहा था। साथ ही जो जमींदार थे, जो शक्तिशाली होते जा रहे थे, उन पर भी नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में भारतीय व्यापारी समुदाय और अंग्रेजों के हित अपने आप में एक मंच पर आ गए, क्योंकि अनेक भारतीय व्यापारी अंग्रेज कंपनी के साथ मिलकर व्यापार भी कर रहे थे, और क्लाइव ने नवाब के दरबार में ब्रिटिश प्रतिनिधि वाट्स के माध्यम से सिराजुद्दौला के असंतुष्टों के साथ मिलकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। ठीक है, अब ये क्लाइव जो है, अब सेना लेके ये मद्रास से आ चुके हैं, क्लाइव और एडमिरल वाटसन। अब इन्होंने देखा कि भाई इतनी सी सेना के दम पे हम बंगाल को ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो क्या करें। तो बोला कि ये जो वाट्स नाम का हमारा जो प्रतिनिधि है, ब्रिटिश प्रतिनिधि नवाब के दरबार में, इसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं पता करने की कि इस सिराजुद्दौला के दरबार में कौन कौन असंतुष्ट लोग हैं।
जो लोग असंतुष्ट है सिराजुद्दौला से, उनको हम अपनी टीम में शामिल करते हैं और इनके साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हटा के और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। और ये जो विरोधी गुट है, इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हो गए, तो देखिए एक तो था मीर जाफर। मीर जाफर कौन, मीर बख्शी पद पर था उस वक्त। मीर बख्शी, आप यूं मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा सेना नायक होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। फिर बाद में राय दुर्लभ जो कि सेनापति के पद पे था, खादिम खां, मानिक चंद। मानिक चंद कौन, कलकत्ता का अधिकारी। और जगत सेठ, महताब राय। महताब राय कौन, वही जिसे सिराजुद्दौला ने थप्पड़ मारा था और वह थप्पड़ वापस कहाँ आ चुकी है, यहाँ पे अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए। और एक है आपके अमीचंद, जो कि व्यापारी भी था, एजेंट भी था, और इसके साथ ही जो अन्य व्यापारी और जमींदार वर्ग थे वह भी अंग्रेजों के साथ हो लिए, मतलब अंग्रेज इस सिराजुद्दौला के विरोधी गुट में शामिल हो गए थे। अब इन्हें ये नहीं पता था कि अंग्रेज इस सिराजुद्दौला से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उस वक्त सिराजुद्दौला उन्हें ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऐसे में इन सब लोगों के बीच में 10 जून को एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार इन्होंने तय किया कि कंपनी और उसके प्रमुख जो कर्मचारी है और जो सैनिक सहायता देने वाले लोग हैं, उन्हें इसके बदले क्या क्या इनाम दिया जाएगा। यानी कि हम जब बंगाल को जीत लेंगे तो ऐसे में बंगाल को जीतने के बाद किसको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होने वाली है। लेकिन हुआ क्या कि जो अमीचंद है, इसने बोला कि भाई ये मेन रोल निभा रहा था इन सबके जो है संधि करवाने में। तो इस अमीचंद ने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया कि तुम्हारे षड्यंत्र का मैं पर्दाफाश कर दूंगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। ऐसे में इसने एक बड़ी धनराशि की मांग की। अमीचंद को शांत करने के लिए क्लाइव ने क्या किया, देखिए क्लाइव तो महाचोर आदमी है, तो इस अमीचंद के चोर होने से इसे फर्क नहीं पड़ा। इसने एक नया पैंतरा खेला। इसने क्या किया कि संधि की जो शर्तें हैं वो 2 प्रतियां इनकी तैयार कर ली। सफेद कागज पर लिखी एक, उस पे 13 धाराएं थी, जिसमें 13 जो धाराएं थी इसके अंदर अलग अलग सबको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है उसके बारे में विवरण था। लेकिन एक लाल कागज पर संधि लिखी इसने, जिसमें 14 धाराएं लिख दी। और इस 14वीं धारा के अंदर क्या था कि मीर जाफर जब नवाब बनेगा तो अमीर चंद को 30 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे, और नवाब का जो खजाना मिलेगा उसका 5% हिस्सा किसको दिया जाएगा, अमीर चंद को। अब इस पे हस्ताक्षर कर दिए क्लाइव ने लाल प्रति पे, और वाटसन के पास लेके गया। वाटसन ने बोला नहीं भाई मैं तो साइन नहीं कर रहा, ऐसे थोड़ी, इतना पैसा थोड़ी देंगे इस अमीचंद को। तो इस क्लाइव को तो ये करना ही था। तो क्लाइव ने क्या किया, एक लुशिंगटन नामक अधिकारी था, उससे इसके फर्जी साइन ले लिए, किसके, वाटसन के। और वापस इस अमीचंद को ये लाल प्रति दे दी कि भाई ले पकड़, ये अपनी संधि है, तेरे को इतने इतने पैसे युद्ध के बाद मिल जाने हैं। अब उधर सिराजुद्दौला को भी तो पता चला कि भाई हमारे दरबार में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। तो इसे जब संदेह हुआ तो ये मीर जाफर के पास पहुंचा और अली वर्दी खां की दुहाई दी। अली वर्दी खां का ये सिराजुद्दौला सेनापति रह चुका था पहले। उसने बोला कि भाई देख, तू अली वर्दी खां के टाइम से भी है, तो मेरे साथ मतलब क्यों इस प्रकार का षड्यंत्र रचा रहा है, तो वापस मेरी टीम में आ जा, तेरे को बढ़िया से वापस सेनापति वैनापति सब बना दूंगा। तो मीर जाफर ने पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दे दिया कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे में इसे सेनापति बना दिया गया वापस, किसको, मीर जाफर को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम युद्ध के घटनाक्रम में। अब ये युद्ध का घटनाक्रम जो है वह शुरू होता है 22 जून को, जब क्लाइव, देखिए इस बीच में भी कई प्रकार की झड़पें होती हुई आ रही थी, लेकिन 22 जून को जो है क्लाइव अपने सेनापतियों मेजर कील पैट्रिक, मेजर ग्रांट, मेजर आयरकूट और कैप्टन गफ के साथ 950 यूरोपियन पैदल सैनिक, 100 यूरोपियन तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिकों के साथ प्लासी के अमराई में पहुंच गया। इसकी जो कुल संख्या आप देखेंगे तो मुश्किल से 3,3500 के आसपास टोटल इनकी संख्या है। और सामने कौन थे, सामने आपके थे सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ जिसे यार लुत्फ भी कहा जाता है, मीर मदान और मोहनलाल। ये अपने 50,000 सैनिकों के साथ डटा हुआ था। मतलब एक तरफ 3,000 है, एक तरफ 50,000 है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चेंज किस प्रकार से आता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो युद्ध था वह लड़ा गया था 23 जून 1757 को, जो कि मुर्शिदाबाद के 22 मील दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे
स्थित प्लासी का मैदान कहाँ पड़ता है आज की डेट में? तो ये नदिया जिले में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना। अंग्रेजों व सिराजुद्दौला की सेना के बीच में संघर्ष हुआ, और ये जो भागीरथी नदी है, ये एक वितरणिका है, किसकी? गंगा नदी की। ठीक है, तो ये गंगा नदी के आसपास ही युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना, तो मैं एक आपको हल्का सा बता देता हूँ, एरिया आप समझ पाएंगे इसे। देखिए, ये कलकत्ता है, कलकत्ता से मुंगेर, और मुंगेर से फिर बाद में आपकी पड़ता है मुर्शिदाबाद। तो मुंगेर और मुर्शिदाबाद के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे पड़ता है आपके प्लासी। यानी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 20 मील 22 मील दक्षिण में पड़ता है आपके प्लासी। तो इसे प्लासी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो पलाश के पेड़ है, जिसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, लाल कलर के फूल होते हैं जिसपे, वो जो है इस जो जंगली एरिया था, इसके अंदर पलाश के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को प्लासी कहा जाता था। ठीक है। अब जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ, इन तीनों ने अपनी सेना को प्लासी के पीछे ही रोके रखा और युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। अब सबसे बड़ा जो सेनापति है वो कौन है? मीर जाफर। तो सबसे बड़ी सेना किसके नियंत्रण में होगी? मीर जाफर के नियंत्रण में। साथ ही राय दुर्लभ और यार लुत्फ के नेतृत्व में भी एक बड़ी सेना थी, जिसने जो कि युद्ध के अंदर उतरी ही नहीं। तो युद्ध कौन लड़ रहे थे? मीर मदान, जिसका नाम था मीर मोइनुद्दीन खान, और मोहनलाल। इन दोनों के नेतृत्व में ही एक छोटी सी टुकड़ी थी, इसने अंग्रेजों से युद्ध किया। साथ ही फ्रांसीसी, जो कि शरणार्थी थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने भी ईमानदारी पूर्वक युद्ध में हिस्सा लिया। 40-50 थे ये सैनिक, और इन्होंने भी अपने सेनापति सिनफ्रे, या फिर जिसे सेंट प्राइस नाम से जाना जाता है, इसके नेतृत्व में इस युद्ध में भाग लिया। अब यहाँ पे जो मैं नाम बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे मीर मदान और मोहनलाल, सिर्फ ये दो सेनापति ही युद्ध में उपलब्ध है। और इसमें भी जो अंत तक लड़ेगा वह है मोहनलाल, क्योंकि मीर मदान युद्ध के शुरुआती दौर में ही गोली लगने से मारा गया था। मीर मदान गोली लगने के कारण मारा गया, किंतु मोहनलाल के नेतृत्व में सेना बहादुरी से लड़ रही थी। लेकिन ये जो मीर जाफर है, इससे ये भी नहीं देखा गया कि यार कहीं ये इतनी सी सेना ही वापस हरा नहीं दे अंग्रेजों को, और बाद में हमारी पोल खुल जाएगी। तो ऐसे में इस मीर जाफर ने बोला कि भाई, सिराजुद्दौला को बोला कि ये जो सेना है मोहनलाल के नेतृत्व में लड़ रही है, इसको थोड़ा सा पीछे बुला लो, ताकि हमारी जो सेना है उसके जब साथ में आएगी और अंग्रेज आगे बढ़ेंगे, तो हम भी अटैक कर देंगे और इन्हें हरा देंगे अंग्रेजों के। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, और मोहनलाल की सेना को जैसे ही पीछे बुलाया, तो अंग्रेजों ने इस भागती हुई सेना का पीछा किया, और इस युद्ध में नवाब की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। और जब अपनी पराजय होती हुई देखी इस सिराजुद्दौला ने, तो यह प्लासी से भागकर मुर्शिदाबाद चला गया। और ये भागा किस पे था? तो इसमें दो मत आते हैं। एक मत कहता है कि ऊंट पर सवार होकर भागा था, और दूसरा मत आता है कि ये हाथी पर सवार होकर भागा भागा था। अब ये हाथी वाला मत जो है, ये कुछ गलत ही लगता है, लेकिन ये किसने लिखा है? सरकारी इतिहासकार सुंदरलाल ने यह मत दिया है कि हाथी पर सवार होकर भागा था। मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला किस पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की तरफ भागा। तो ये ऊंट इसमें सही आंसर माना गया था। तो ये ऊंट पे सवार होकर कहाँ भाग गया? आपके मुर्शिदाबाद। अब ये कुछ ही घंटे चला था ये युद्ध, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से 29 और नवाब की तरफ से 500 लोग लगभग मारे गए थे। अब 24 जून को सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंचा। 22 मील की यात्रा इसने लगभग अपने 12-15 घंटे के अंदर तय कर ली थी। और 24 जून को भागकर ये जब मुर्शिदाबाद पहुंचा, तो इसने अपनी जो प्रिय बेगम थी लुत्फुन्निसा, इसको और साथ में एक नौकर को लिया, और मुर्शिदाबाद से भी आगे भाग गया। लेकिन बीच में एक फकीर था शाहदाना, इसने मुखबिरी कर दी, और इस मुखबिरी के आधार पर 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके मुर्शिदाबाद लाया गया। सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र मीरन के संरक्षण में रखा गया, जहां मोहम्मद बेग, जिसका नाम लाल मोहम्मद भी था, इसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। यानी एक जवान नवाब इस वक्त मारा गया। इसको मारने वाले का नाम क्या है? मोहम्मद बेग। अब यहाँ पे इसकी जो पत्नियां थी, इसकी जो बेगमें थी, लगभग 70 बेगमों को इन्होंने एक नाव में बिठाया, और हुगली नदी के बीचों बीच नाव ले जाके नाव को डुबो दिया गया। लेकिन जो एक पत्नी जिसे सिराजुद्दौला लेके भागा था, उसको
मारा नहीं और अपने साथ रखा। और मीरन और मीर जाफर दोनों ही बाप बेटे, मीर जाफर और उसका बेटा मीरन, इन दोनों ने ही इस लुत्फुन्निसा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पहले बाप ने रखा, बाप की नहीं मानी, फिर बेटा गया, तो वापस बेटे की भी इसने भयंकर बेइज्जती की और ये कहा कि हाथी की सवारी करने के बाद अब गधे की सवारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस बेइज्जती के बाद लुत्फुन्निसा को भी मार दिया गया। तो आगे बात करते हैं प्लासी युद्ध के महत्व या फिर इसके परिणामों पे। अब इसके परिणाम जो है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक थे। इससे पहले इतने आमूलचूल परिवर्तन कभी देखने को नहीं मिले। अब इसका सामरिक महत्व क्या है? इस युद्ध का सामरिक महत्व है वह अपने आप में शून्य माना जाएगा, क्योंकि ये सारा युद्ध आपने देखा छल कपट के द्वारा जीता गया। सिर्फ 3000 की सेना लाके 50,000 की सेना कहीं पे भी हराना संभव है। आज के युग में टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस युद्ध में जब फेस टू फेस आपको लड़ना पड़ रहा है, तो ऐसे में इतनी सी सेना के दम पे हरा पाना असंभव है, इतनी बड़ी सेना को। लेकिन इन्होंने संभव कैसे बनाया? षड्यंत्रों के द्वारा। तो ऐसे में सामरिक महत्व यहाँ पे शून्य था, क्योंकि जीबी मालेसन ने भी लिखा है कि ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसके तात्कालिक तथा स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हो। लेकिन आगे वो लिखता है कि प्लासी के युद्ध को हम निर्णायक युद्ध जरूर कह सकते हैं, लेकिन इसको कोई बड़ा युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई बड़ा युद्ध था भी नहीं, एक छोटी सी झड़प थी। लेकिन इसका जो राजनीतिक महत्व है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में पहली बार सामने आई थी, और जदुनाथ सरकार कहते हैं कि यह मध्ययुगीन धर्मतंत्र का अंत था और आधुनिक युग का आरंभ था। अब ये जो लाइनें मैं आपको किसी इतिहासकार की एज इट इज लिखवा रहा हूँ, ये बड़े एग्जाम्स में फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जैसे एग्जाम में जरूर काम आती है। और जो छोटे मोटे फैक्ट्स है ये आपके किसी भी वनडे एग्जाम में जहां पे इंडियन हिस्ट्री टॉपिक में लगा हुआ है वहां पे जरूर ये काम की चीजें हैं। अब इस युद्ध का आर्थिक महत्व क्या था? तो लूट का दौर इस युद्ध के बाद में शुरू हुआ। लूट का दौर किस प्रकार से शुरू हुआ? तो यहाँ पर अंग्रेज पहले क्या करते थे, पैसा लेके आते थे और यहाँ से सामान खरीद के जाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने जो सुविधाएं प्राप्त की उसके दम पे इन्होंने किस प्रकार से लूट मचाई, आगे हम बात करने वाले हैं इस पे। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने लिखा है कि यह भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। शाश्वत यानी कि हमेशा चलने वाली एक काली रात का आरंभ इस प्लासी युद्ध के बाद में शुरू हो गया। पर्सिवल स्पियर लिखते हैं कि यह खुली और निर्लज लूट का दौर इस युद्ध के बाद में शुरू हो चुका था। अब आगे बात करें तो अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था, और जो नवनियुक्त नवाब था मीर जाफर, यह क्या था? अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा था। अंग्रेज जो कहते वैसा कार्य इसके द्वारा किया जाता था। इसने कंपनी को एक बड़ी धनराशि दी और कलकत्ता के निकट एक 24 परगना की जागीर भी प्रदान की। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, और बंगाल के आर्थिक संसाधनों से अंग्रेजों ने पहले दक्षिण भारत पर और फिर संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की। यहां से इन्हें अकूत संपत्ति प्राप्त हुई थी। इस संपत्ति का प्रयोग इसने पूरे भारत को जीतने में किया था। यदि बंगाल इनके नियंत्रण में नहीं आता तो यह संभव ही नहीं था कि पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी विजित कर ले। 1757 से पहले बंगाल का ब्रिटेन के साथ जो 74% व्यापार था, वह ब्रिटेन से सोना चांदी आता था, और भारत से यहाँ से ये मसाले या फिर जो भी माल इन्हें खरीद के ले जाना होता था वह लेके जाते थे। यानी 74% व्यापार अंग्रेजों के द्वारा सोना चांदी भारत में लाकर फिर बाद में किया जाता था। लेकिन क्लाइव की काउंसिल का एक सदस्य है एल स्क्राफ्टन, इसने लिखा है कि 1763 में इसने ये देखा कि प्लासी युद्ध के बाद लूटपाट की आरंभिक अवस्था में ही कंपनी 3 वर्ष तक एक भी औंस सोना चांदी भेजे बगैर भारत के साथ व्यापार चला रही थी। मतलब इसने एक रत्ती भर भी सोना चांदी नहीं भेजा प्लासी युद्ध के बाद, फिर भी इनका व्यापार चल रहा था। किस प्रकार से चल रहा था? क्योंकि यहाँ से कर वसूली करते और उसी पैसे से ये सामान खरीदते और वो सामान ब्रिटेन भेज देते। इससे अंग्रेजों को भयंकर मुनाफा यहाँ से प्राप्त हुआ। बंगाल में हुई आमदनी को इंग्लैंड भेजा गया, जिसे विकृत शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए कंपनी ने क्या कहा कि ये तो हमारी लागत पूंजी है, हमने जो पैसा लगाया है उस पे हम लाभ कमा के भेज रहे हैं, ये कोई भारत का पैसा थोड़ी है। इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा।
कंपनी ने बंगाल से प्राप्त धन को अब चीन के व्यापार में लगाना आरंभ कर दिया और चीन के साथ व्यापार भी इनका बहुत उन्नत हो गया इसके दम पे। शोरे के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, नमक और अफीम के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और ब्रिटिश साल खोलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। इसके बावजूद पीजे मार्शल और साम्राज्यवादी जो इतिहास के लेखक हैं, उन्होंने प्लासी युद्ध को क्या कहा है, सकारात्मक क्रांति। लेकिन यह सकारात्मक क्रांति सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए सकारात्मक थी, भारत के लिए यह एक भयंकर दुर्घटना थी, जिसके बाद भारत अगले 190 सालों के लिए गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। आगे हम बक्सर युद्ध पे बात करेंगे और प्लासी युद्ध के बाद में बंगाल के साथ किस प्रकार से एक भयंकर लूट का सत्ता जो शासन स्थापित किया गया था, उस पे भी हम बात करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।